हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने अपवर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। हमने देखा था अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। डैट मीन्स incident ray, refracted ray and the normal drawn at the point of incident all lie in the same plane। तो ये था अपवर्तन का पहला नियम। और भाई अपवर्तन का पहला नियम वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा गया था। वेक्टोरियल फॉर्म ये था कि इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, रिफ्रैक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। डैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। चलो, ये तो अपवर्तन का पहला नियम था। अब अपवर्तन के दूसरे नियम पर आते हैं। थोड़ा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं और तुरंत आगे की और हम बढ़ेंगे। तो अपवर्तन का सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। अपवर्तन का सेकंड लॉ और कुछ नहीं है, स्नेल्स लॉ है। अपवर्तन का सेकंड लॉ कहता क्या है, देख लो फटाफट, क्योंकि भाई इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले भी हैं। मान लो ऊपर हवा है, हवा का अपने के लिए। अब बताओ, तो ये बताओ, अगर प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम यानी ऊपर से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, जब प्रकाश की कोई किरण विरल से सघन की ओर आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी यार, ये मुड़ जाएगी। और पता है ना कि अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है वो आपतन कोण आई कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और भाई याद करो, सेकंड लॉ अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई की जया यानी साइन आई, आपतन कोण आई की जया साइन आई और अपवर्तन कोण आर की जया साइन आर, साइन आर का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में बताए थे अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड लॉ है कि आपतन कोण आई की जया, आपतन कोण आई की जया साइन आई और अपवर्तन कोण आर की जया साइन आर का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। भाई साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, विली बोर्ड स्नेल ने यह नियम दिया था, तो इसीलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, साइन आई बाई साइन आर को बराबर कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो कांस्टेंट आया है, साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट का मान दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। यानी इस कांस्टेंट का मान पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। डैट मीन्स यू कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2, मतलब दूसरे का अपवर्तनांक 1 पहले के सापेक्ष। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू 2 1। तो भाई साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1 को लिखेंगे म्यू 2 बटा म्यू 1, म्यू 2 बटा म्यू 1। इधर करेंगे तो म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। आपको एक रिलेशन मिला, याद है ना, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये स्नेल्स लॉ नहीं कहा जाता है, ये स्नेल्स लॉ का सिमेट्रिकल फॉर्म है। इट्स आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट्स आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, इट्स आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो भाई तुम्हें क्या मिला, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ये क्या है, ये स्नेल्स लॉ का सिमेट्रिकल फॉर्म है, जैसा इधर वैसा इधर, डैट मीन्स सिमेट्री। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ का सिमेट्रिकल फॉर्म। इट इज़ योर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। एक नोट देखते हैं यार, थोड़ा देखना। आपको तुरंत आया है कि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू 2 1, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1, डैट मीन्स म्यू 2 बाई
μ1 μ2 बाई μ1। और हमें पता है कि μ2 बाई μ1 को अपवर्तनांक का रेशियो को लाइट के स्पीड के रेशियो में लिखेंगे तो उल्टा होता है। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू c1 बाई c2 या λ1 बाई λ2। वी ऑल ओके। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक और छोटा सा नोट अगर देखें तो इस नोट में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़े हो तो थीटा अगर बहुत छोटा हो, थीटा बहुत हो क्या हो भाई, छोटा हो, और थीटा को हम रेडियन में मापें भाई। थीटा अगर बहुत छोटा हो और थीटा को रेडियन में मापें तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, डायरेक्ट केवल थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और टेन थीटा की वैल्यू यार थीटा हो जाती है। साइन थीटा खुद कोण थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर। अगर थोड़ा सा समझदार हो यार, थीटा थीटा सेम आ रहा है, थीटा थीटा सेम आ रहा है, तो साइन ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, साइन थीटा भी थीटा हो जा रहा है, टेन थीटा भी थीटा हो जा रहा है, थीटा थीटा सेम है, तो छोटे कोण के लिए साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिखा जा सकता है। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये तो हम लिख ही सकते हैं छोटे एंगल के लिए। बहुत अच्छा भाई। अगर ऐसा है तो हम लोग स्नेल्स लॉ का सिमेट्रिकल फॉर्म क्या देखें, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं यार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम करेगा। बोलो, सिमेट्रिकल फॉर्म है μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अच्छा चलो, μ1 तो μ1 साइन आई, अगर आपतन कोण आई बहुत छोटा हो, आई बहुत छोटा हो यानी किरण इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, एकदम इस तरह है, करीब करीब अभिलंब के पास से तिरछा है, हल्का सा है, तो अगर आई कम होगा तो आर भी कम होगा। तो चलो, अगर आई और आर दोनों कम हो तो μ1 तो μ1 और साइन आई हो जाएगा सिर्फ आई के बराबर, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अगर आर छोटा हो तो साइन आर हो जाएगा केवल आर, तो μ1 आई बराबर μ2 आर। ये भी अगले चैप्टर में यूज होगा भाई। एक बात और बताएंगे, μ1 तो μ1 साइन आई, अच्छा साइन थीटा किसके बराबर होता है यार, बोलो ना, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाता है। कब, जब थीटा छोटा हो तब। तो उसी समय अगर आई और आर छोटे हों, आई और आर छोटे हों तो μ1 साइन आई की जगह कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर टेन आई भी लिख सकते हैं, एंड μ2 साइन आर की जगह टेन आर भी लिख सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। इट्स थर्ड इक्वेशन, इट्स और फोर्थ इक्वेशन, इट्स फिफ्थ एंड इट्स योर सिक्स्थ इक्वेशन। एंड ये सारे इक्वेशंस ऐसे हैं जिनको हमको याद करना ही पड़ेगा। तो भाई आपने क्या देखा था, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। वही जो कांस्टेंट होता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष के बराबर होता है, और इससे हम इन सारी चीज़ों को निकाल के रख दिए हैं। तो चलो भाई, अब देखते हैं एक और एक्स्ट्रा नोट। एक्चुअली हमने पिछले क्लासेस में केवल यहीं तक ही बताया था, इसी इक्वेशन तक हमने ले आके ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली काफ़ी गर्मी लग रही थी जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके थे। अभी हम जो नोट दिखाएंगे, जो नोट बताएंगे, वो एक्चुअली क्या होगा, ये जो अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है, इस सेकंड लॉ को हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर रूप में लिखेंगे। डैट मीन्स आप कह सकते हो ये सेकंड लॉ वेक्टोरियल फॉर्म में होगा। तो चलो देखते हैं किस तरह। भाई अब लिख रहे हैं, इसको हम नोट्स में कर देते हैं, ठीक है, एक नोट में। आप बताओ, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, और ऊपर हवा है, ऊपर हवा है, रेयरर मीडियम, पूरा ऊपर हवा है। हवा का अपवर्तनांक हमने μ1 मान लिया। ये नीचे भाई कांच की सिल्ली है, ये कांच की सिल्ली है, इसका अपवर्तनांक μ2 हो गया, वो μ1 था, और ये क्या हो गया, μ2। बहुत अच्छा, ये हो गया यार μ2। अब बताओ, ऊपर हवा है, नीचे कांच है। जब प्रकाश की कोई किरण हवा से आएगी और कांच में जाएगी, हवा से आकर के कांच में घुसेगी, तो इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ करके चली जाएगी। एक काम करते हैं यार,
ये तो है प्रकाश हवा से आया कांच में चला गया। हम मान लेते हैं कि आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप। इस आपतित किरण की दिशा में ये यूनिट वेक्टर यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबाई का वेक्टर है आई कैप। आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप है। अपवर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर है आर कैप। अपवर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप और इस अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर हमने मान लिया एन कैप है। क्या है यार? एन कैप। हमने आपतित किरण में आई कैप, आर कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर ले लिया। भाई उसी सेकंड लॉ को हम फैक्टोरियल फॉर्म में दिखाने जा रहे हैं। सेकंड लॉ एक्चुअली है क्या यार? बोलो ना। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, यही ना है। ये स्नेल्स लॉ का सिमेट्रिकल फॉर्म है या सेकंड लॉ है अपवर्तन का। इसी को वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। μ1 तो रहने देंगे, μ1 को μ1 रहने देंगे, लेकिन साइन आई का मान वेक्टर तरीके से रखेंगे। μ2 रहने देंगे, साइन आर का मान वेक्टर तरीके से रखेंगे। अच्छा, ये वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। बहुत अच्छा। एक छोटी सी बात बताओ, आई कैप की दिशा इधर है ना, इधर, तो इसको इधर तक बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये है भाई आई कैप की दिशा। चलो इसको हमने दिखा दिया कि ये है भाई अपना आई कैप की दिशा। आई कैप, इसी आई कैप की दिशा है। एक छोटी सी बात बताओ, ये टोटल एंगल है, अंगुली पर ध्यान देना, ये टोटल एंगल यहाँ पे टोटल कितना होगा? 180। टोटल अगर 180 होगा, 180 में से इधर आई है तो ये बचा हुआ कोण क्या होगा? 180 माइनस आई। बहुत अच्छा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ? ये टोटल 180 में से आई चला गया, इधर बचा 180 माइनस आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई एक काम करते हैं, हम निकाल रहे हैं आई क्रॉस एन कैप, आई कैप क्रॉस एन कैप। नाउ आई कैप क्रॉस एन कैप, आई क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्रॉस एन कैप, तो आई क्रॉस एन, तो राइट हैंड रूल से अंगूठा भी ध्यान देना। आई क्रॉस एन कैप, तो हमारा चारों अंगुली, दाहिने हाथ का 4 अंगुली आई से किधर घूमना चाहिए? एन कैप। तो आई इधर है, यही है आई की दिशा इधर, आई से घूमना चाहिए एन कैप की ओर, आई क्रॉस एन कैप। तो आई से एन कैप की ओर जाएगा तो अंगूठा किधर है? ऊपर। बहुत अच्छा। तो अब बताओ, आई क्रॉस एन कैप, ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये भी यूनिट वेक्टर है 1 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? आई और एन कैप, आई और एन कैप के बीच का एंगल है थीटा, नहीं है भाई, 180 माइनस आई हो गया। 180 माइनस, सॉरी ये वाला आई है, 180 माइनस आई हो गया। तो आई कैप क्रॉस एन कैप, आई क्रॉस एन बराबर आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू एन का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 180 माइनस आई, और इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप नहीं लिख देते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप डैश, एन कैप डैश है, एन कैप डैश इस डायरेक्शन में यानी ऊपर बोर्ड के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर है। तो भाई क्या हो गया? आई कैप क्रॉस एन कैप बराबर क्या हो गया? आई क्रॉस एन बराबर 1 इंटू 1 मतलब 1, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा यार। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा यानी साइन आई इंटू एन कैप डैश, एन कैप डैश। तो भाई एन कैप डैश का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड तो ये 1 ही है ना, ये 1 है, तो इसको छोड़ दो, यानी साइन आई का मान, साइन आई का मान एक्चुअली आपको आई आ गया आई कैप क्रॉस एन कैप। तो साइन आई का मान हम लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो क्योंकि एन कैप डैश यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। एंड अब निकालते हैं यार, हम फिर निकालते हैं आर क्रॉस एन, आर कैप क्रॉस एन कैप।
एन क्रॉस आर नहीं निकाल सकते हैं। एन क्रॉस आर निकालेंगे तो हमको दाहिने हाथ को एन से आर कैप की ओर मोड़ना होगा, तो वो अंगूठा अंदर चला जा रहा है, तो अंदर नहीं भेजना है, सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप डैश हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम आर कैप डॉट एन कैप, डॉट नहीं यार, आर कैप क्रॉस एन कैप बराबर आर क्रॉस एन बराबर आर का मॉड यूनिट वेक्टर 1 इंटू एन कैप का मॉड 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा कितना होगा इसके यानी आर कैप और एन कैप के बीच का कोण थीटा कितना होगा, ये टोटल 180 होगा, और 180 में से आर हटा दो तो ये बचा हुआ कोण होगा 180 माइनस आर, साइन 180 माइनस आर इंटू ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप नहीं है, फिर से एन कैप डैश हो जाएगा, एन कैप डैश क्यों दिए हैं, क्योंकि ये इन दोनों के आर और एन कैप के लंबवत यूनिट वेक्टर है भाई। 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा अगेन साइन थीटा, आर कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू 1 हो गया, और साइन 180 माइनस आर साइन आर इंटू एन कैप डैश हो गया। तो भाई अब आप बताओ ना, तुमको नहीं बुझाता है तो ये तो समझ ही रहे हो, इसमें भी साइन आई इंटू एन कैप डैश से गुणा करो, इसमें भी एन कैप डैश से, तो साइन आई एन कैप डैश, तो एन कैप डैश और साइन आर एन कैप डैश, साइन आर एन कैप डैश, दोनों बगल एन कैप डैश से गुणा कर दोगे तो आफ्टर इट आपको मिल के क्या आएगा, म्यू1, तो म्यू1 साइन आई एन कैप डैश, तो अपने से गुणा किए एन कैप डैश, साइन आई एन कैप डैश क्या होता है यार, ये पूरा आई क्रॉस एन कैप, आई कैप क्रॉस एन कैप बराबर म्यू2, तो म्यू2 आर क्रॉस एन कैप एंड इट्स योर स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही है स्नेल का नियम इन वेक्टोरियल फॉर्म। तो क्या कह सकते हो भाई, कह सकते हो कि म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, इट्स योर स्नेल्स लॉ, बट नाउ वी कैन राइट इट इज in vector form, that is mu1 I cap cross n cap is equal to mu2 r cap cross n cap। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। चलिए भाई अब नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, आपको हम एक बात बता दें, एक हम कांच की सिल्ली ले ले, केवल कांच ही नहीं हो, कांच का, हीरा का, पानी का, कुछ भी हो, बर्फ़ का सिल्ली ले ले। पानी का सिल्ली मतलब इस तरह किसी बर्तन में पानी भर दें, ग्लास के बर्तन में पानी भर दें और लाइट भेजें, वो पानी की सिल्ली कहलाएगी। तो अगर हम कोई कांच की सिल्ली ले लें, कांच की सिल्ली ले लें जिसका ये दोनों फेस पैरेलल हो, और लाइट अगर एक फेस पे डालें तो जब लाइट दूसरे फेस से निकलता है तो अपने मूल दिशा के पैरेलल ही निकलता है, लेकिन थोड़ा खिसक जाता है, और जितना खिसकता है उसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट। हम जो बताए हैं उसको अच्छे तरह से समझना है तो फिगर से देखते हैं। भाई क्वेश्चन हमारा ये है कि पार्श्विक विस्थापन का, लेटरल शिफ्ट का व्यंजक निकालें। आंसर डायरेक्ट देखते हैं यार। भाई बताओ, नीचे के फिगर में एक कांच की मोटी सी सिल्ली दिखलाई गई है। बहुत अच्छा, नीचे के फिगर में कांच की एक मोटी सी सिल्ली दिखलाई गई है। इस वाले फिगर में भाई कांच की एक मोटी सी सिल्ली है। इस कांच की सिल्ली में ये फेस और ये फेस पैरेलल है, ये याद रखना। अब ऊपर हवा है, ऊपर हवा है, हवा का अपवर्तनांक हमने म्यू1 ले लिया। म्यू1 बराबर 1 भी ले सकते हो, लेकिन म्यू1 ले लिया। इसका अपवर्तनांक म्यू2 ले लिया। बहुत अच्छा। अब बताओ, अगर कोई प्रकाश की किरण इस कांच के सिल्ली के इस फेस पे आए, कोई प्रकाश की किरण इस कांच के सिल्ली के इस सतह पर आएगी तो ये क्या होगा, ये हवा से किधर घुस रही भाई, कांच में। जब प्रकाश हवा से कांच में घुसेगा तो इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बहुत अच्छा,
अभिलंब की ओर मुड़ गया, यहाँ पे आ गया मुड़ करके। समझ रहे हैं ना क्या हुआ है? जब प्रकाश की कोई किरण हवा से आई है और कांच की सिल्ली में प्रवेश करेगी तो विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब बताओ, अभिलंब की ओर मुड़ करके यहाँ पे आई ही है ये किरण ही, अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो अब उसको सघन से किधर भागना होगा? विरल। जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ फिर हम अभिलंब खींच दें, नॉर्मल खींच दें यार, ये अभिलंब खींच दिया हमने और अब ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी। लेकिन भाई ये अपने पैरेलल रहते हुए ही भागेगी। ये जो दिशा है इसी के पैरेलल रहते हुए भाग जाएगी, बिल्कुल पैरेलल रहते हुए भागेगी, यानी इस तरह चली जाएगी। तो अब बताओ तो भाई क्या हुआ? प्रकाश की कोई किरण कांच की सिल्ली पर आई, उसके अंदर घुसी और जब दूसरे फेस से निकली तो अपने मूल डायरेक्शन के पैरेलल ही निकल गई और जितना खिसक गई अपने मूल डायरेक्शन से उसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। लेटरल शिफ्ट, यहाँ लेटरल शिफ्ट है डी। कितना शिफ्ट होगा, कितनी खिसक जाएगी किरण, यही निकालना है। आप बताओ यार, ये वाला आपतन कोण कितना है? ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। बहुत अच्छा, ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, ये टोटल आई है तो ये भी टोटल क्या होगा? आई ही होगा। क्यों? ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, तो ये आई है तो ये भी आई होगा। लेकिन आई में से अगर ये आर हटा दें, ये आर हटा दें तो ये बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ कोण हो जाएगा यार आई माइनस आर, आई माइनस आर। ये आई तो ये पूरा आई में से आर तो ये आई माइनस आर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक छोटी सी बात आप बताओ, एक काम करते हैं, अब हम ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ तक मिला देते हैं। बहुत अच्छा, ये मिला दिए और यही नहीं लेटरल शिफ्ट है यार। अब इसको भी यहाँ पर यहाँ से लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी एंड इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया डी। ए बी सी एंड इट्स योर डी। यहाँ पे ये लंब है 90 डिग्री का एंगल, ये भी लंब है भाई, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब बताओ यहाँ पे ये डी है, ये लेटरल शिफ्ट डी है तो ये भी लेटरल शिफ्ट क्या होगा? डी ही होगा। अब एक काम करते हैं भाई, एक ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी, दो त्रिभुज पर बात करेंगे, हमारा ये डी निकल के आ जाएगा। तो भाई अब बताओ, इसमें ये मान लिए हम कि इस कांच के सिल्ली की मोटाई है भाई टी। कितनी मोटाई है इस कांच के सिल्ली की? टी मोटाई की सिल्ली है। अच्छा, ये अगर टी मोटाई की सिल्ली है, ये टी है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी? टी ही होगी। बहुत अच्छा। अब बोलो भाई, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको ये दिया है, आधार दिया है, हम कर्ण ए सी निकालने की कोशिश करेंगे। आधार बटा कर्ण होता है कॉस आर का मान, तो इस त्रिभुज में कॉस आर लेंगे क्योंकि कर्ण हमें निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, बोल दो यार, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा? कॉस आर बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस आर बराबर टी बटा ए सी, टी बटा ए सी, कॉस आर बराबर टी बटा ए सी। तो भाई ए सी निकालो तो ए सी इधर जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? टी बटा कॉस आर, टी बटा कॉस आर, कॉस ऊपर जाएगा, ए सी बराबर टी, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक आर। भाई ए सी तो निकल गया, आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए से सी, ए सी निकल गया, कितना आया यार? टी सेक आर। लिख दें क्या? इसको लिख ही दे रहे हैं, ये हो गया टी सेक आर, टी सेक आर हो गया ना, टी इंटू सेक आर, ये हो गया। अब एक काम करना है, हमको ये डी निकालना है। अब इस त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में देखो तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या होगा? ए सी डी बोलो बोलो जल्दी, ए सी डी में साइन आई माइनस आर निकालो। ये समकोण त्रिभुज है, साइन आई माइनस आर बराबर क्या होगा? लंब बटा
कर्ण, तो साइन आई माइनस आर बराबर साइन आई माइनस आर बराबर साइन आई माइनस आर बराबर लम्ब डी, डी बटा टी सेक आर, डी बटा कर्ण टी सेक आर, डी बटा टी सेक आर। तो हमें डी चाहिए, तो डी बराबर क्या हो गया यार, डी बराबर टी सेक आर इंटू टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये हो चुका है डी, डी यानी लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। तो वही यही लेटरल शिफ्ट का व्यंजक है इक्वेशन नंबर ए। तो कोई पूछे लेटरल शिफ्ट कितना खसक जाता है लाइट, लेटरल शिफ्ट डी बराबर होता है टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, ये हुआ लेटरल शिफ्ट। चलिए इसी में बात कर लेते हैं एक नोट्स की, इसमें एक नोट्स की भी बात करते हैं भाई। नोट, यदि ग्लास स्लैब काफी पतला हो एंड आई एंड आर बहुत स्मॉल हो, छोटा हो, सबसे ज़्यादा इस पर बात करेंगे। यदि ग्लास स्लैब पतला हो और आई और आर छोटा हो, ये आई और आर छोटा हो, यानी आई छोटा मतलब किरण ज़्यादा कोण पर नहीं पड़े, बहुत 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 कम कोण पर पड़े, अभिलंब से कम कोण पर पड़े, ज़्यादा पर नहीं पड़े, बहुत कम कोण पर पड़े, तो आई और आर छोटा होगा। यदि आई और आर छोटा होगा तो क्या होगा, याद करो, तुमको बताए हैं आई और आर छोटा होता है तो साइन थीटा के जगह थीटा, कॉस थीटा के जगह 1 और टेन थीटा के जगह थीटा। याद है यार, याद है कि नहीं याद है? याद है। अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा 1 टेन थीटा थीटा। चलो यार, डी तो डी नॉर्मल शिफ्ट डी बराबर लेटरल शिफ्ट डी बराबर क्या आया है, टी सेक आर, सेक आर को 1 बाई कॉस आर लिख दो, टी सेक आर 1 बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। बहुत अच्छा। अब बताओ डी बराबर लेटरल शिफ्ट डी बराबर टी, तो टी हो गया इंटू 1 बाई कॉस आर, 1 बाई कॉस आर। अगर आर छोटा है, आर बहुत छोटा हो, अगर आर छोटा हो या थीटा छोटा हो तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है 1। तो यहाँ आर छोटा है तो कॉस आर हो जाएगा 1 इंटू, याद करो आई भी छोटा है और आर भी छोटा है, आई आर छोटा है, आई और आर छोटा है, तो छोटे में से छोटा घटाओगे तो और छोटा हो जाएगा। आई भी छोटा है, आर भी छोटा है, तो छोटे में से छोटा घटाओगे और छोटा हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा होगा। तो साइन थीटा में अगर ये बहुत छोटा हो, ये बहुत ही छोटा हो, तो साइन थीटा थीटा ही हो जाता है, साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो साइन आई माइनस आर हो जाएगा आई माइनस आर। दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज d इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर, टी बराबर टी इंटू आई माइनस आर। ये हो गया भाई लेटरल शिफ्ट का दूसरा इक्वेशन। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि r को भी i के फॉर्म में लिखें। याद करो एस्नेल्स लॉ, μ1 साइन i इज इक्वल टू μ2 साइन r। μ1 i छोटा है तो साइन i हो जाएगा यार i बराबर μ2, r छोटा है तो साइन r हो जाएगा r। एंड यहाँ से r निकाल यार, r बराबर क्या हो जाएगा, μ1 i बटा μ2, μ1 i बटा μ2, μ1 i बटा μ2। चलो अच्छा बात है, ये आ गया, चलो आ गया तो रख दो। d बराबर क्या हो जाएगा, t इंटू आई माइनस आर, और r का मान क्या है यार, μ1 i बटा μ2, μ1 i बटा μ2। डैट मीन्स आप आई कमन ले लो, तो लेटरल शिफ्ट d बराबर t इंटू आई, टी इंटू आई कमन हो गया, और 1 माइनस μ1 बाई μ2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक काम करते हैं, ये हो गया लेटरल शिफ्ट का इक्वेशन नंबर सी। अगर मान लो ऊपर हवा है तो μ1 क्या हो जाएगा 1, और नीचे कांच है, कांच का μ2 को μ2 ना मान करके μ मान ले, क्या है कि वहाँ पे 1 हो गया है, वहाँ वैल्यू 1 है, वहाँ μ मान लो। तो लेटरल शिफ्ट d बराबर t इंटू आई इंटू 1 माइनस μ1 ऊपर हवा है यार, देखो वहाँ
1 और बाई म्यू टू म्यू हो गया एंड इट्स योर इक्वेशन नंबर डी। और यही हो गया भाई लेटरल शिफ्ट का व्यंजक। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कब रखोगे? जब आई और आर बड़ा होगा तब ये रख दोगे। और ये कब रखोगे? ये छोटा होगा तब। और ये हवा और दूसरा माध्यम होगा तो। अगर ये कब रखोगे? पहला माध्यम और दूसरा माध्यम दोनों अलग अलग होगा तब। दैट्स ऑल अबाउट लेटरल शिफ्ट। ओके, तो चलो अब देखते हैं भाई इन दोनों टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमने स्नेल्स लॉ पर देखना है, तो चलो स्नेल्स लॉ पर देखते हैं। आपके असाइनमेंट जो असाइनमेंट दिए हैं उस असाइनमेंट में क्वेश्चन है, आप लोग अपने से उस क्वेश्चन को करिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हम कह रहे हैं, फर्स्ट में ए दो ठो बता देंगे, उसमें भी दो ठो दिया है, आप अपने से बना लेना। कह रहा है कि यहाँ पे ऊपर एयर है, म्यू एयर 1 है, प्रकाश एयर से आ रही है और ग्लास में प्रवेश कर रही है, म्यू ग्लास 3/2 में। ग्लास का अपवर्तनांक 3/2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताओ, बहुत अच्छा। चलो भाई बोलो क्या हो रहा है? प्रकाश की कोई किरण आई है हवा से आई है तो म्यू एयर, हवा का अपवर्तनांक म्यू एयर 1 से आई है और कांच में घुसी है, म्यू ग्लास 3/2 में घुसी है। और भाई आपतन कोण यहाँ पे मान लो आई बराबर है आपतन कोण 60 डिग्री, तो तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपवर्तन कोण आर फाइंड आउट करना है, निकालना है। कह रहे इस वाले फिगर में अपवर्तन कोण आर निकालें, यानी प्रकाश 60 डिग्री पर आए, दूसरे माध्यम में कितने पर जाएगी? ऊपर हवा नीचे कांच। भाई तुम तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। पहला इंटू पहला का आपतन, दूसरा इंटू दूसरे का अपवर्तन। तो भाई μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ कह सकते हो। कहो यार μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यही फॉर्मूला होता है। μ1 है पहला माध्यम, पहला माध्यम क्या है? पहला माध्यम ऊपर है, μ1 कितना है? म्यू एयर के बराबर है जो 1 है, 1 लिख दिए, इंटू साइन आई, आपतन कोण आई कितना है यार? 60 बराबर μ2 है दूसरा माध्यम μ2 कितना है? 3/2 इंटू साइन आर, यही आर हमें निकालना है। भाई बोलो 1 हटा दो, साइन 60 कितना होता है? √3/2 बराबर 3/2 इंटू साइन आर। 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 है, 3 जाएगा तो इधर बचेगा केवल √3। 1 बराबर √3 साइन आर, डैट मीन्स साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार? साइन आर बराबर 1/√3, साइन आर इज इक्वल टू 1/√3, डैट मीन्स यू कैन राइट आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो भाई आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? केवल आर लिखोगे, अपवर्तन कोण आर बराबर इधर हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√3। ओके, तो इस तरह आर हमें निकल गया कि यहाँ पे अपवर्तन कोण आर क्या होगा। चलो एक और देख लेते हैं। मान लो भाई ये हीरा का सिल्ली है, किसका सिल्ली है? हीरा का सिल्ली है। हीरा और ऊपर है बेंजीन जानते हो ना, C6H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। चलो ये हीरा है भाई और ऊपर है बेंजीन का अपवर्तनांक म्यू बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.6, हीरे का अपवर्तनांक होता है म्यू डायमंड 2.42, तो केवल 2.4 लिख रहे हैं। प्रकाश की किरण कितने कोण पर आए? हमें यहाँ पे आई निकालना है कि क्या हो आई क्या हो कि ये 30 डिग्री पर चली जाए। अपवर्तन कोण आर बराबर हो गया 30 डिग्री। यार ये तो बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है। क्यों बेकार है? क्योंकि हई दिया है, हई निकालना है, हई दिया है, मतलब 3 ठो चीज़ दिया है, हई दिया है तो हई निकालना है। क्या करोगे यार? μ1 साइन आई पहले से दूसरे में जा रही है तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर फ्रॉम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 है पहला माध्यम,
μ1 है पहला माध्यम, और पहला माध्यम μ1 कितना है, μ1 है यार, ऊपर पहला है, μ1 कितना है, μ1 है, म्यू बेंजीन 1.6 इंटू साइन आई बराबर μ2, दूसरा माध्यम μ2 क्या है, μ2 है 2.4 इंटू साइन आर यानी साइन 30 इंटू साइन 30। तो यार बोलो ना, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, तो 2 साइन आई इज इक्वल टू 3 साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2, 2 नीचे चला जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू 3/4, केवल आई निकालोगे, आपतन कोण क्या होना चाहिए आई, तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, साइन उधर जाएगा मत कहिएगा, गलत हो जाता है, लिखने का तरीका है, लिखने का ये तरीका है कि साइन आई इक्वल टू 3/4, तो केवल एंगल आई चाहिए, तो इन्वर्स फंक्शन के रूप में उसको लिखते हैं साइन इन्वर्स 3/4। ओके, हमने 2 क्वेश्चन कर लिया स्नेल्स लॉ पर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि √2 अपवर्तनांक वाला कोई कांच का सिल्ली है, √2 अपवर्तनांक का कांच का सिल्ली है, कोई प्रकाश की किरण उस कांच के सिल्ली पर 45 पर पड़ रही है। यार हम पहले ही बताए हैं, कांच की सिल्ली पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा हल्का फुल्का, और शेष हिस्सा अंदर रिफ्रैक्ट होगा। तो कह रहे हैं कि √2 अपवर्तनांक का कांच का सिल्ली है, उस पर प्रकाश की किरण 45 पर पड़ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या करना है, निकालना है। यार जल्दी देखो इधर, जल्दी जल्दी देखो, बोलो ये क्या है यार, ये है कांच की सिल्ली, ग्लास स्लैब। कह रहा है कांच की एक सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक म्यू √2 है, √2 अपवर्तनांक की कांच की सिल्ली है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आई और आकर के ये प्रकाश की किरण भाई पड़ी, कितने पर पड़ी, 45 पर पड़ी, 45 डिग्री के कोण पर आकर के प्रकाश की किरण पड़ रही है। बहुत अच्छा। अच्छा, जब प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली पर आके पड़ेगी तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होकर के अंदर चला जाएगा। यार प्रकाश आएगा तो कांच के सतह से हल्का फुल्का परावर्तित होगा और शेष अपवर्तित होकर अंदर चला जाएगा। तो इस परावर्तित किरण और इस अपवर्तित किरण के बीच का कोण थीटा हमें क्या करना है, निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, आप अपने असाइनमेंट में भी मिलाइए, यहाँ में मिलाइए। कह रहा है √2 अपवर्तनांक का कांच का सिल्ली है जिस पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री के एंगल पर पड़ रही है, तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित कुछ अपवर्तित हो रहा है, तो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल क्या करना है, निकालना है। एक छोटा सा बात बताओ, आपतन कोण 45 है तो इधर का परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 45 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये 45 तो ये 45, लेकिन अब ये निकाल दो, परावर्तन ना निकालो, अब निकालो अपवर्तन कोण क्या होगा, आर कितना होगा। 45 से आई है तो अंदर घुसेगी तो आर कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ के लिए होता है स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 है, हवा से आ रही है, ये हवा है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहे ना तो ऊपर हवा मान लोगे। μ1 आ रही है, कहाँ से आ रही है, हवा से, तो μ1 कितना होगा, हवा के लिए 1 होता है, इंटू साइन आई, आपतन कोण आई कितना है 45 पर आ रही है, बराबर μ2 किस में घुस रही है, μ2 घुस रही है कांच में, μ2 यानी म्यू कितना है √2, तो √2 इंटू साइन आर निकालना है यार, 1 इंटू साइन 45, बस हो गया, साइन 45 होता है 1/√2 बराबर √2 इंटू साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, √2, तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा यार 1/2, और 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, अपवर्तन कोण आर मिल गया यार 30। तो भाई हेन्ने के का होइल, हेन्ने के भइल 45 और हेन्ने के कितना भइल भाई, हेन्ने के आ गई 30, हई 45 होइए गई, हई 30 होइए गई, तक का हई ना निकली, तो जाना तरह हई प्लस हई बराबर 180 नहीं होता है, हई टोटल एंगल कितना 180, तो इट इज क्लियर, यह क्लियर है कि एक रेखा पर बना हुआ टोटल एंगल कितना
180 में ऊपर वाला कितना है 45, तो 45 प्लस बीच वाला कितना है थीटा जिसे हमें निकालना है, प्लस इधर वाला अभी कितना आया है 30 बराबर 180। भाई 45 और 30 75 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री। बहुत अच्छा, थीटा निकल के आ गया। थीटा क्या है? थीटा है परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का एंगल 105 डिग्री। ओके, दैट्स ऑल। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ओके।